इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यू एग्जिबिटेड द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। एक आपको आईआर का डेटा प्रोवाइडेड है, यहाँ पे 1 आईआर डेटा, 1H NMR का 3-4 डेटा प्रोवाइडेड है और C13 NMR का एक डेटा प्रोवाइडेड है। आपको बस स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, आपको एक एक करके क्राइटेरिया वाइज ऑप्शंस को कैंसिल करते जाना है और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा तो अपने आप आपको सही ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास जो डेटा प्रोवाइडेड है वो है आईआर इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। अब 1720 ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है दैट इज फॉर कार्बोनिल कंपाउंड बट मोर स्पेसिफिकली ए सैचुरेटेड कीटोन। ये आप ध्यान रखना कि दोनों तरफ जिसका मिथाइल ग्रुप या कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप लगा हुआ है और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर्टिकुलर ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 1720 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आईआर फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या डिनोट करता है कि अगर कोई बॉन्ड है जैसे कि C डबल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को स्ट्रेच करने में कितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ रहा है। जितना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, हमें उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा इन द इंफ्रारेड रीजियन। कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन में कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज होगा और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के वजह से ये C डबल बॉन्ड हो इसको स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी लगता है और वो एनर्जी है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स में। लेकिन अगर ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड रहता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ, कोई एक तरफ भी रह सकता है या दोनों तरफ भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो कार्बन के ऊपर जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए था उससे कम हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस भी कम हो जाएगा और अगर डिफरेंस कम हो गया तो हम इसको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, हमें स्ट्रेच करने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होता गया तो हमें उस बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी भी कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो उसका आईआर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, 1720 है ना, वो 1650 से 1710 इस रेंज में चला आएगा और एग्जैक्टली यही आपको दिखेगा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। आप ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में कार्बोनिल ग्रुप तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको जहां पे रहना चाहिए कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन उसके साथ ये किस टाइप का कार्बोनिल है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा पोजीशन में जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैसे बिहेव करेगा, कंजुगेशन में जाएगा, यहां पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड ओपन होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो फाइनली हमको कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन था और बीच का जो डबल बॉन्ड था वो अब क्या हो गया, वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चला आया। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन किया उसने, मतलब डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। तो अब इस CO माइनस को स्ट्रेच करने में हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है इसको हम एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इमेजिन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के वजह से C डबल बॉन्ड O का आईआर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, 1720 सेंटीमीटर इनवर्स से कम आना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइडेड डेटा कितना है, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन सी को हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन डी को अभी तक हमने पूरा क्यों कैंसिल नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप ध्यान से देखो कि उसके साथ अल्फा बीटा अनसैचुरेशन तो है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, लेकिन साथ साथ में एक OMe ग्रुप भी लगा हुआ है। अब ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने तरफ पुल करेगा, C सिंगल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ पुल करेगा एंड फॉर दैट C डबल बॉन्ड O, इसका कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसको स्ट्रेच करने में ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा। तो ऑप्शन डी को अभी हम होल्ड पे रखेंगे,
बाकी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए, इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसके साथ डायरेक्ट एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। अभी ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा एंड सिमिलरली सी डबल बॉन्ड ओ को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा बाय पुटिंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मोर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। और अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो क्या हो जाएगा, 1720 से ज्यादा आएगा। जनरली जब कोई एस्टर ग्रुप रहता है या फिर लैक्टोन ग्रुप रहता है तो उसका जो CH बॉन्ड का कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका आईआर फ्रीक्वेंसी 1740 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर चला जाता है, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहा तो 1760 सेंटीमीटर से भी वो ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में हम देख पा रहे हैं कि आईआर फ्रीक्वेंसी 1760 सेंटीमीटर इनवर्स आ सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब सेकेंड डेटा क्या है, सेकेंड डेटा है 1H NMR का। 1H NMR में आपके पास 4 डेटा प्रोवाइडेड है और वो 4 डेटा में पहला वाला क्या है कि 7.2 इतना ppm आपका आया है फॉर 1 हाइड्रोजन, जो डबलेट पिक देगा और जिसका स्प्लिटिंग कांस्टेंट यानी कि J वैल्यू होगा 16 हर्ट्ज। उसके बाद और एक डेटा है 5.1 ppm फॉर 1 हाइड्रोजन, ये मल्टीप्लेट देगा आपको। उसके बाद 2.1 ppm फॉर 3 हाइड्रोजन, ये आपको सिंगलेट देगा। देन बाकी 3 हाइड्रोजन के लिए 1.8 ppm ये आपको डबलेट देगा, इसका भी एक J वैल्यू है। तो आप पहले देख लो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ नंबर ऑफ पिक्स कौन से फिगर में मैच कर रहा है, कौन से फिगर में नहीं मैच कर रहा है। ये जो 1H आपको 7.2 ppm तक डेल्टा वैल्यू दे रहा है एक हाइड्रोजन, और साथ में पिक कैसा देगा, पिक देगा डबलेट। ये देखते हैं कौन सा वाला ऐसा हाइड्रोजन है। आप कैलकुलेट करना चालू करो। ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ही पिक मिलेगा। ऑप्शन बी में भी इसके 3 हाइड्रोजन के लिए हमें एक ही पिक मिलेगा। ऑप्शन सी में भी मिथाइल ग्रुप के 3 हाइड्रोजन के लिए हमें एक पिक मिलेगा। एंड ऑप्शन डी में भी ये जो OMe है, OMe के जो मिथाइल ग्रुप है उसके 3 हाइड्रोजन के लिए हमें एक ही पिक मिलेगा। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, जो थर्ड डेटा दिया हुआ है 2.1 ppm डेल्टा वैल्यू फॉर 3 हाइड्रोजन और पिक कितना है, सिंगलेट। ये आपका चारों में मैच कर गया। हम अभी एग्जैक्टली 2.1 ppm होना चाहिए कि 3 होना चाहिए कि 1 होना चाहिए उसके पीछे नहीं जा रहे। हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ पिक यानी कि सिंगलेट, डबलेट, मल्टीप्लेट ये मैच कर रहा है कि नहीं। सेकेंड आप देखो, चारों ऑप्शन में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सभी जगह पे पर्टिकुलर दिस पोजिशन पे एक हाइड्रोजन है जो कि आपको डबलेट देगा। क्यों डबलेट देगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के इस तरफ और एक हाइड्रोजन है। हम अगर इसको HA नाम देंगे तो इसको HB नाम दे सकते हैं। तो HA HB, यहाँ पे भी HA HB और यहाँ पे भी HA HB। तो जो HA है यह आपको कितना पिक देगा, डबलेट देगा। तो 1 हाइड्रोजन पिक दे रहा है आपको डबलेट। केमिकल शिफ्ट है 7.2 ppm, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए HA हाइड्रोजन चारों में है। अब उसके बाद HB देखते हैं, HB आपको कितना देगा। चारों में जो HB हाइड्रोजन है उसमें से 3 हाइड्रोजन आपको मल्टीप्लेट देगा। कौन सा वाला, ऑप्शन ए देखो आप। ऑप्शन ए में ये जो हाइड्रोजन है HB दैट इज स्प्लिटेड बाय ये मिथाइल हाइड्रोजन के 3 ग्रुप, वो 3 हाइड्रोजन के वजह से भी स्प्लिट होगा और यहाँ पे जो HA है इसके वजह से भी स्प्लिट होगा, तो इसलिए ये आपको मल्टीप्लेट देगा। सिमिलरली ये जो HB है ऑप्शन बी में, वो भी ये मिथाइल ग्रुप का जो 3 हाइड्रोजन है उससे भी स्प्लिट होगा और HA से भी स्प्लिट होगा, तो ये भी आपको मल्टीप्लेट देगा। बट फॉर ऑप्शन सी में जो HB है इसको आप नोटिस करो, ये स्प्लिट होगा सिर्फ HA से, तो ये आपको मल्टीप्लेट नहीं दे सकता। तो ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो गया। ऑलरेडी IR के डेटा से ऑप्शन सी कैंसिल हो गया था, अभी ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। और ऑप्शन डी में भी HB आपको मल्टीप्लेट देगा। और बाकी एक जो आखिरी का डेटा है 1H NMR का कि 1.8 ppm 3 हाइड्रोजन डबलेट देगा, वो भी आप देखोगे कि ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी में इस मिथाइल ग्रुप के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इस मिथाइल ग्रुप में जो 3 हाइड्रोजन है दैट विल गिव यू डबलेट विथ 7 हर्ट्ज स्प्लिटिंग कांस्टेंट, यानी कि J वैल्यू है 7 हर्ट्ज। अब हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे हाइड्रोजन HA की। HA कहां पे था, और एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये था आपका HA। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी का ही मैं
ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन सी ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। एच ने आपको डेल्टा कितना दिया है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एच आपको 7.2 ppm डेल्टा वैल्यू दिया है, जो कि बहुत हाई है। 7.2 ppm 7 से ज्यादा रेंज का डेल्टा वैल्यू ओनली एरोमेटिक रिंग आपको दे सकता है। एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई हाइड्रोजन है तो आपको वो 7 के रेंज में दे सकता है ppm। यहां पे तो किसी में भी ऑप्शन ए बी सी किसी में भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो इतना ज्यादा डी शिल्डिंग इफेक्ट कहां से हो रहा है? ऑप्शन ए और बी को आप देखो, मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि शील्डिंग रीजियन, डीशील्डिंग रीजियन ये क्या होता है इन केस ऑफ एल्कीन, एल्काइन एंड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अगर एक एल्कीन है डबल बॉन्ड और इसके साथ अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये चारों हाइड्रोजन डीशील्डेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका शील्डिंग रीजियन कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज इट्स शील्डिंग रीजियन, और शील्डिंग रीजियन में जो रहेगा उसका पीपीएम वैल्यू यानी कि डेल्टा वैल्यू क्या होगा? कम आएगा। और जो डी शील्डिंग रीजियन में रहेगा उसका डेल्टा वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा। जो एल्काइन होता है, एल्काइन में डिफरेंस क्या है? एल्काइन में कुछ शील्डिंग रीजियन कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज द शील्डिंग रीजियन ऑफ एल्काइन एंड दैट इज वाई एल्काइन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उनका डेल्टा बहुत ही लो आता है। और कार्बोनिल के केस में क्या है? कार्बोनिल के केस में यहां पे आप ध्यान से देखना, कार्बोनिल के केस में शील्डिंग रीजियन इज जस्ट लाइक एल्किन। शील्डिंग रीजियन पूरा एल्किन की तरह ही है, जिसके बाहर कार्बोनिल के साथ अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा रहा तो वो डी शील्डिंग रीजियन में आएगा। दैट विल रिमेन इन डी शील्डिंग रीजियन, तो डेल्टा ज्यादा आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ एक कार्बन लगा हुआ है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? तो वो वाला जो हाइड्रोजन है दैट विल कम अंडर शील्डिंग रीजियन, वो शील्डिंग रीजियन के अंदर आ जाएगा। जो कार्बन के साथ डायरेक्ट लगा हुआ हाइड्रोजन है दैट इज इन डी शील्डिंग रीजियन, उसका डेल्टा ज्यादा आएगा। लेकिन कार्बन के साथ जो अटैच्ड कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन है यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन शील्डिंग रीजियन में आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन का डेल्टा भी कम होगा। बाकी आपको पता ही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के विसिनिटी में यानी कि नियर बाई रीजियन में हाइड्रोजन है तो उस प्रोटॉन के लिए भी डेल्टा ज्यादा आएगा क्योंकि वो डीशील्डिंग रीजियन में चला आता है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन के जो 3 स्ट्रक्चर है ए बी सी। ऑप्शन ए में आप देखो एच प्रोटॉन सी डबल बॉन्ड सी के कौन से रीजियन में बिलोंग करते हैं? डी शील्डिंग रीजियन में, और साथ में ये ऑक्सीजन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है। सो ऑप्शन ए का एच प्रोटॉन बहुत ही ज्यादा डिशील्डेड है और इसका डेल्टा वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली ऑप्शन बी में भी आप देखो ये जो एच प्रोटॉन है वो भी डिशील्डेड रीजियन में है और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। सो इसका भी डेल्टा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अब आप ऑप्शन डी में जाओ। ऑप्शन डी में देखो यहां पे अगर आप सी डबल बॉन्ड सी इसको कंसीडर करते हो तो इसके रेस्पेक्ट में जो शील्डिंग रीजियन है उसके बाहर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके बाहर ये हाइड्रोजन है यानी कि ये डीशील्डेड है विथ रिस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड सी। लेकिन मैंने अभी अभी आपको क्या कहा, अगर कोई कार्बोनिल कार्बन है और उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वो अल्फा प्रोटॉन क्या होगा? वो अल्फा प्रोटॉन शील्डेड रीजियन में बिलोंग करेगा। तो ये एच प्रोटॉन शील्डेड रीजियन में है विथ रिस्पेक्ट टू सी डबल बॉन्ड ओ, एंड दैट इज वाई इसका डेल्टा ऐसा भी ज्यादा नहीं होगा कि 7 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। तो आप देखो हम धीरे धीरे कैंसिलेशन टेक्निक अप्लाई करते जा रहे हैं। 1760 सेंटीमीटर इनवर्स इस आईआर डेटा से हमको क्या आइडिया मिला था? हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को हम स्ट्रांगली प्रेफर कर रहे थे, ये दोनों को हम स्ट्रांगली प्रेफर कर रहे थे, ऑप्शन सी नहीं था, और ऑप्शन डी को हम माइल्डली प्रेफर कर रहे थे। अब ये जो हमारे पास डेटा आया एच का जिसका 7.1 ppm होना चाहिए, इससे हम और भी श्योर हो गए कि ए और बी में से ही हमारा एक आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम डी को हमारे कंसिडरेशन में रखेंगे एंड उसके लिए हमें नेक्स्ट डेटा पे जाना पड़ेगा जो कि है 13 CNMR का डेटा। 13 CNMR का एक ही डेटा प्रोवाइडेड है और वो भी मेंशन्ड है कि कार्बोनिल कार्बन के लिए कितना ppm आपको वैल्यू मिला है? 170 ppm। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर कोई
कार्बोक्सिलिक एस्टर है या फिर कोई लैक्टोन टाइप का कंपाउंड है, तो इन सब के लिए आपका डेटा C13 एनएमआर का कितना आ सकता है? इट वुड कम 172, 178 या फिर 180 सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर बाई एनी चांस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास है, तो क्या हो जाएगा? मैंने एग्जैक्टली यही चीज आईआर में भी दिखाया था कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन में सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रेंथ क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि इस कंजुगेशन के वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एक सिंगल कैरेक्टर मिल जाएगा, और कार्बन के ऊपर जो डेल्टा प्लस चार्ज था वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आईआर भी इसका कम हो रहा था। C13 एनएमआर के केस में क्या होगा? केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर द कार्बोनिल ग्रुप ये इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल कम नियर अराउंड 190 to 195 ppm। और अगर साइक्लिक कंजुगेशन है, मतलब इस टाइप के कंपाउंड है, तो इसमें 180 to 190 ppm में वैल्यू आएगा। यानी कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 170 ppm, दैट इज फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स, लैक्टोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एस्टर टाइप ऑफ ग्रुप्स। तो आप देखो कि ए, बी और डी, ऑप्शन ए, बी और डी में ऐसा ग्रुप कहाँ पे है? आपको ऑप्शन ए में ऐसा ग्रुप मिल जाएगा, ऑप्शन बी में भी ऐसा ग्रुप मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी में जैसे आपका एस्टर ग्रुप है उसके साथ आपका अल्फा बीटा कंजुगेटेड ग्रुप भी है, एंड दैट इज वाई इसका कार्बोनिल ग्रुप के लिए C13 एनएमआर 180 से ज्यादा चला जाएगा, 170 पे रुकेगा नहीं। तो हमारे पास अभी ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में हमें जज करना है। अब हमारे पास बारी आता है जे, यानी कि स्प्लिटिंग कांस्टेंट के इंपॉर्टेंस को समझने का। आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन में दो जगह पे जे वैल्यू यानी कि स्प्लिटिंग कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है। एक है 16 हर्ट्ज, ये किस हाइड्रोजन के लिए? हम जो डिस्कस कर रहे थे एच ए प्रोटॉन के लिए जे वैल्यू है 16 हर्ट्ज, ठीक है। और दूसरा था जे वैल्यू 7 हर्ट्ज, ये किसके लिए? यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन, ये कौन सा वाला 3 हाइड्रोजन है? ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप में जो 3 हाइड्रोजन है उसके लिए जे वैल्यू दिया गया है 7.0 हर्ट्ज। तो आप बताओ कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जे वैल्यू को आप कैसे डिसाइड करोगे? जे वैल्यू यानी कि स्प्लिटिंग कांस्टेंट का रेंज किस टाइप के प्रोटॉन के लिए कितना कितना होता है, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर आपको याद रखना जरूरी है। ज्यादा नहीं, 3-4 स्ट्रक्चर ही आप याद रखोगे तो चल जाएगा। जो जेमिनल हाइड्रोजन है, जेमिनल प्रोटॉन्स है, इस टाइप के कंपाउंड में यहाँ पे HA और HB इन दोनों के बीच में जो जे वैल्यू दैट रन्स फ्रॉम 10 to 18 हर्ट्ज। इसके बाद कोई एल्किन में अगर एक ही कार्बन में 2 प्रोटॉन लगा हुआ है तो उसका स्प्लिटिंग कांस्टेंट होगा 1 to 4 हर्ट्ज के बीच में। थर्ड इज डबल बॉन्ड में अगर 2 अलग अलग कार्बन के साथ 2 प्रोटॉन लगा हुआ है, इसमें कितना केस हो सकता है? 2 केस हो सकता है। एक ये हो गया आपका सिस, और दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली ट्रांस, मतलब HA प्रोटॉन यहाँ पे, HB प्रोटॉन यहाँ पे, ट्रांस। तो सिस के लिए जे वैल्यू रन करता है 6 to 8 हर्ट्ज के बीच में, और वही ट्रांस के लिए जे वैल्यू रन करता है 14 to 16 हर्ट्ज के बीच में। और थर्ड कौन सा स्ट्रक्चर आपको जानना होगा? मान लीजिए CC डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ एक प्रोटॉन है, उसको हम HA नाम देते हैं, दूसरे तरफ एक मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप का कोई भी आप प्रोटॉन ले लीजिए, क्योंकि तीनों प्रोटॉन क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है, तो उसको आप नाम दो HB। ये जो HB है और ये जो HA है, इन दोनों के बीच का जो स्प्लिटिंग कांस्टेंट दैट रन्स फ्रॉम 4 to 10 हर्ट्ज। तो बस यही 5 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 स्ट्रक्चर, इनका जे वैल्यू स्प्लिटिंग कांस्टेंट कितना होता है, उससे आपका काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम चलते हैं 16 हर्ट्ज जो स्प्लिटिंग कांस्टेंट हमको दिया गया है। 16 हर्ट्ज किसके लिए है? 16 हर्ट्ज स्प्लिटिंग कांस्टेंट इज फॉर HA। ऑप्शन ए में HA किसके द्वारा स्प्लिट हो रहा है? HB प्रोटॉन के वजह से स्प्लिट हुआ है। यहाँ पे HA और HB कौन से पोजीशन में है? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस पोजीशन में है। तो ट्रांस पोजीशन में हमारा कितना आना चाहिए? अभी अभी हमने देखा था कि 14 से 16 हर्ट्ज आना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें ये जो 16 हर्ट्ज दिया गया है ये मैच कर लिया। अब आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में यहाँ पे है HA
और यहाँ पे है HB। तो यहाँ पे H और HB डबल बॉन्ड के सिस पोजीशन में है, तो सिस पोजीशन में कितना हर्ट्ज होना चाहिए स्प्लिटिंग कांस्टेंट? 6 to 8 हर्ट्ज। यहाँ पे मैंने बताया था, जो कि नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए का एक जे वैल्यू मैच कर गया, ऑप्शन बी का एक जे वैल्यू नहीं मैच किया। अब हम दूसरा स्प्लिटिंग कांस्टेंट के वैल्यू में जाएंगे। दूसरा स्प्लिटिंग कांस्टेंट कौन सा था? 7 हर्ट्ज। किसके लिए? 3 हाइड्रोजन के लिए, जो कि डबलेट पिक देता है एट 1.8 केमिकल शिफ्ट। तो ऑप्शन ए में वो 3 हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप का 3 हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में ये 3 हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप का 3 हाइड्रोजन। अब ये स्प्लिट होने के लिए कौन सा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे जो HB हमने ड्रॉ किया था वो इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, ये स्प्लिटिंग कौन से स्ट्रक्चर के साथ आप मैच कर पा रहे हो? ये जो 5 नंबर फिगर है, ये 5 नंबर फिगर में जो HB है और जो HA है, दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी का मिथाइल ग्रुप का कोई एक हाइड्रोजन और HB का स्प्लिटिंग, और उसका रेंज कितना आना चाहिए था? 4 to 10 हर्ट्ज, और हमारे पास कितना दिया हुआ है? 7 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो ये भी मैच कर गया। तो ऑप्शन ए कंप्लीटली मैच कर गया, ऑप्शन बी भी मैच कर गया, लेकिन ऑप्शन बी का फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि 16 हर्ट्ज था स्प्लिटिंग वैल्यू, वो मैच नहीं कर रहा था। तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट चॉइस, और ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिस पोजीशन में था और हमें ट्रांस पोजीशन में चाहिए। सो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।